चलिए वापस से चलते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है किसी एल्गोरिथम की? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि कोई एल्गोरिथम जब रन करती है तो कितना टाइम लेती है। अब एक ऑपरेशन को रन करने के लिए भी कोई ना कुछ टाइम लगेगा। मान लेते हैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एल्गोरिथम को 4 मिनट लगते हैं या 5 मिनट लगते हैं और उस एल्गोरिथम में 10 स्टेप्स हैं, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, हर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता चल जाएगी। जो प्रायोरी एनालिसिस होती है या थियोरेटिकल एनालिसिस होता है, मान लीजिए कि प्रॉब्लम है आपके पास एक और उसकी बहुत सारी एल्गोरिथम्स है, एल्गोरिथम 1 2 3 4। अब कैसे पता चलेगा कि कौन से एल्गोरिथम सही है? तो जब हम प्रायोरी एनालिसिस करते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उस कंडीशन के अंदर मान लेते हैं एल्गोरिथम 1 है उसमें कुछ स्टेप्स हैं, एल्गोरिथम 2 है उसमें कुछ स्टेप्स हैं, एल्गोरिथम 3 में कुछ स्टेप्स हैं और एल्गोरिथम 4 में भी कुछ स्टेप्स होंगे। जब आप थ्योरेटिकल एनालिसिस कर रहे होते हो या प्रायोरी एनालिसिस कर रहे होते हो तो उस कंडीशन के अंदर हम उसकी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। सिमिलरली एल्गोरिथम 2 की भी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, 3 की भी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं एंड एल्गोरिथम 4 की भी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं और फिर चेक करते हैं कि कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट है। मान लेते हैं कि हमने प्रायोरी एनालिसिस किया और हमें एल्गोरिथम 3 है जिसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जब हम थियोरेटिकली एनालाइज कर रहे हैं तो वो कम है। कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जिसकी कम होती है हम उस एल्गोरिथम को चूज कर लेते हैं। ये तो है प्रायोरी एनालिसिस का। लेकिन पोस्टीरियर एनालिसिस यानी एम्पिरिकल स्टडी जब हम करते हैं तो मान लेते हैं कि एक एल्गोरिथम है, उसको जब हम पोस्टीरियर एनालिसिस करते हैं यानी एम्पिरिकल स्टडी या इसको कह सकते हैं हम एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो अब क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना है तो इस एक एल्गोरिथम को मान लेते हैं एल्गोरिथम 1 को उठा रहे हैं, तो पहली बार एल्गोरिथम 1 को हम प्रोग्राम 1 में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको रन करेंगे और उसको चेक करेंगे कितना स्पेस ले रही है हमारे सिस्टम के अंदर और कितना टाइम ले रही है। उसी तरह से एल्गोरिथम 2 लेंगे, फिर उसको प्रोग्राम बनाएंगे, 2 सेकंड प्रोग्राम बनाएंगे, फिर उसको रन करेंगे प्रोग्राम। एल्गोरिथम 3 लेंगे, उसको वापस से प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको रन करेंगे और इसी तरह से 4th को रन करेंगे। तो सारी एल्गोरिथम्स का मुझे प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और सारी एल्गोरिथम्स को मुझे रन करके देखना पड़ेगा कि कितना स्पेस ले रहे हैं और कितना टाइम ले रहे हैं, और उस हिसाब से हम चेक करेंगे और देखेंगे कि किसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम है और उसको हम चूज कर लेंगे एल्गोरिथम को, वो हमारे लिए बेस्ट एल्गोरिथम होगी। तो अब देखिए इस कंडीशन में कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है पोस्टीरियर एनालिसिस में। तो जब भी हम पोस्टीरियर एनालिसिस करते हैं यानी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स और आती हैं। ये तभी सिंपली हमने देखा कि टाइम की प्रॉब्लम होगी, कितनी मेहनत लगेगी अगर हम 4 प्रोग्राम बनाएं एक ही एल्गोरिथम के लिए। एक प्रोग्राम बनाते जाएं तो अगर 4 एल्गोरिथम हम मैच करें तो 4 प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। तो अपने आप में लग रहा है कि बहुत क्रिटिकल मेथड है। दूसरी प्रॉब्लम और कुछ इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट देखो पहली चीज़ तो ये कि मान लेते मैंने एल्गोरिथम 2 सेलेक्ट की है और उसकी जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी वो अलग अलग हो सकती है। मान लेते मैंने एल्गोरिथम 2 लिया, उसको प्रोग्राम 1 पे रन किया, अब प्लेटफॉर्म भी तो अलग अलग हो सकते हैं। ये रन जब मैंने किया हो सकता है कि मैंने उसे रेंडो, अब मुझे क्योंकि मेरे पास 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी एल्गोरिथम जो है, मेरा जो प्रोग्राम बनेगा वो एंड्रॉयड पे भी चलना चाहिए, एप्पल पे भी चलना चाहिए, विंडोज़ पे भी चलना चाहिए, तो मुझे हर एक के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। तो आपकी जो एल्गोरिथम होती है जब आप एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करते हो तो वो एनालिसिस प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट करता है। अगर आपने मेरी अपनी प्रोग्राम को, अपनी एल्गोरिथम को विंडोज़ पे रन कराया है तो वो विंडोज़ की स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विंडोज़ पर, एंड्रॉयड हो सकता है कि एप्पल पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट हो, इसी तरह से लिनक्स पे अलग हो, इवन इवन अगर 32 बिट कंप्यूटर सिस्टम पे हो या 64 बिट्स का कंप्यूटर सिस्टम हो तो उस पर भी कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग होगी। तो इट डिपेंड्स। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी भी मैटर करती है जब आप प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हो। और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, क्या हर प्लेटफॉर्म के लिए आप अलग अलग प्रोग्राम बनाओगे और अलग अलग सेम एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करके देखोगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, होता है। इसी तरह से जो अदर प्रॉब्लम है वो क्या है? ओएस डिपेंडेंसी। ओएस डिपेंडेंसी का मतलब जब आप कोई एल्गोरिथम बनाते हो वो अलग अलग ओएस, हमारे पास इतने सारे ओएस अवेलेबल है अलग अलग, हर एक पे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग होगी। तो आप इनमें क्या हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग ओएस बनाओ, ओएस हर एक ओएस के लिए क्या अलग अलग आप प्रोग्राम बनाओगे? तो दिस इज नॉट फीसिबल, ये भी हमारी प्रॉब्लम है। इसके अलावा लैंग्वेज डिपेंडेंसी होती है, जब आप एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हो किसी प्रोग्राम में
तो आप कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो, तो हमारे पास तो लैंग्वेजेस भी बहुत सारी अवेलेबल हैं। हर लैंग्वेज में अलग स्पेस लेता है, हर एक लैंग्वेज के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग होगी। तो आप कितनी लैंग्वेजेस के लिए प्रोग्राम बनाओगे, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और लैंग्वेजेस बहुत कम नहीं है, लैंग्वेजेस बहुत सारी, हज़ारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास। तो किस किस के लिए आप बनाएंगे, किस किस के लिए आप कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करोगे? तो इट इज़ नॉट फीसिबल एट ऑल, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है कि आप हर लैंग्वेज के लिए, हर प्लेटफॉर्म के लिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी करो। तो अगर हम बात करें पोस्टीरियर एनालिसिस की, तो एक्चुअली वो परफॉर्म नहीं किया जाता है। परफॉर्म क्या किया जाता है? हमेशा प्रायर एनालिसिस यानी थियोरेटिकल एनालिसिस ही यूज़ किया जाता है। अब आप चलते हैं आगे। वन एल्गोरिथम मैनी इंस्टेंसेस। अब ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि एक एल्गोरिथम जो होती है उसके अलग अलग इंस्टेंस होते हैं और डिपेंड किस पे करता है? इनपुट पे। मान लेते मुझे कोई दो नंबर को प्लस करना है और उसके लिए मैंने एल्गोरिथम, मुझे कोई दो चीज़ों को प्लस करना है, जो प्लस सिंबल है उसके लिए एल्गोरिथम बनानी है। अगर आप एक लैंग्वेज की बात करो, कंप्यूटर लैंग्वेज की, अगर आप दो नंबर्स के बीच में प्लस लगाते तो आंसर 30 आएगा। लेकिन यही दो प्लस सिंबल स्ट्रिंग्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, कंकैटिनेशन का भी तो सिंबल है ये प्लस। तो ये यही प्लस सिंबल, इसके लिए अगर मुझे एल्गोरिथम बनानी है तो वो कंकैटिनेशन का भी काम करेगा, प्लस का भी काम करेगा। तो एक ही एल्गोरिथम है, लेकिन इंस्टेंस उसका अगर अलग अलग है तो उसका आउटपुट भी अलग अलग होगा। अगर स्ट्रिंग दी है तो वो कंकैटिनेट करेगा, अगर नंबर दिए तो उसको प्लस कर देना चाहिए। इस तरह की जो प्रोग्रामिंग होती है वो कहलाती है जेनेटिक प्रोग्रामिंग। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं जिसमें एक ही एल्गोरिथम होती है लेकिन इंस्टेंस अलग अलग बना हो सकते हैं। एक इनपुट, an input to an algorithm specify an instance of a problem। एक इनपुट जब आपने दिया है तो वो एक इंस्टेंस कहलाता है। जैसे मैंने एक इनपुट कौन सा दिया है? नंबर, न्यूमेरिक अगर इनपुट दे रहे हो तो न्यूमेरिक आउटपुट होगा। अगर आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इनपुट दे रहे हो तो जो आपका आउटपुट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, वो कंकैटिनेशन का काम करना चाहिए अब। तो इसी तरह से एक इनपुट के लिए ये आपकी जो एल्गोरिथम है वो एक इंस्टेंस कहलाती है। आपकी प्रॉब्लम का एक इंस्टेंस है। जितने नंबर ऑफ इनपुट, लेजिटिमेट इनपुट आपके पॉसिबल हैं, वो सारी की सारी आपके एल्गोरिथम के इंस्टेंसेस कहलाएंगे। हर इनपुट के लिए उसके जैसा आउटपुट होगा। तो कितना मुश्किल है कि आप, अब एक बार आपने एल्गोरिथम बना भी ली, मान लेते हैं आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना चाहते हो और आपने एक एल्गोरिथम बना भी दी है, तब भी आपको हर इनपुट के लिए चेक करना पड़ेगा कि क्या आउटपुट सही आ रहा है। जितने लेजिटिमेट, जितने लीगल इनपुट्स इस एल्गोरिथम के होने चाहिए उन सबको टेस्ट करना पड़ता है जब आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हो कि ये एल्गोरिथम कैसा रन कर रही है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है और सही है कि नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई एग्जैक्टली अ सेट ऑफ इंस्टेंसेस द एल्गोरिथम नीड्स टू हैंडल। इसीलिए कितना नंबर ऑफ इनपुट्स, कौन कौन से इनपुट्स लीगल है, लेजिटिमेट है किसी एल्गोरिथम के लिए, ये पता होना और बताया जाना एल्गोरिथम के साथ में, बनाने के साथ में, ये बहुत ज़रूरी है कि किस पे काम करेगी आपके एल्गोरिथम, क्योंकि उसी आधार पे चेक किया जाएगा कि आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। और एक्सपेरिमेंटल स्टडी करोगे तो एक एक आउटपुट को आपको चेक करना पड़ेगा एक एक इनपुट के साथ में कि वो इस इनपुट के लिए आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो टेस्टिंग जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, डिफरेंट हो जाती है और डिफिकल्ट हो जाती है जब आप पोस्टीरियर एनालिसिस करते हो। मान लेते कि हमारे फ्लो चार्ट हमने देखा था प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। मान लेते थे कि हमारे पास ये फ्लो चार्ट है और हमें देखना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इसके लिए अब आप क्या डालोगे? आपके इनकम क्या हो सकती है और कॉस्ट क्या होगी। तो इसका कुछ ना कुछ फिक्स आपको इनपुट रखना पड़ेगा कि मुझे ये मेरे दो इनपुट हैं और इसकी रेंज कितनी है। कोई माइनस में डाल दे इनकम तो, या कॉस्ट कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है दोनों चीज़ें। तो इनफाइनाइट तो नंबर नहीं डाल सकते, एक फिक्स कम से कम आपको रखना पड़ेगा कि ये चीज़ आप डाल सकते हो। अगर किसी ने इनपुट के अंदर स्ट्रिंग डाल दिया तो क्या होगा? तो वो इनपुट स्ट्रिंग डाल दोगे तो ये सारी कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ये जो इनपुट है, अगर आपने इनकम जो है वो हमारा न्यूमेरिकल या इंटीजर वैल्यू जाएगी इसके अंदर, इसमें आप स्ट्रिंग नहीं दे सकते, क्योंकि इनकम तो हम 1000 रुपीज़ तो 1000 भी लिख सकते हैं ना, स्ट्रिंग में भी लिख सकते हैं, पर वो गलत हो जाएगा। तो आपका लेजिटिमेट इनपुट नहीं है 1000 स्ट्रिंग फॉर्मेट में। इसी तरह से कॉस्ट भी इंटीजर में होना चाहिए। तो आपके हर एल्गोरिथम जो भी आप बनाते हो उसका लेजिटिमेट इनपुट होना चाहिए ताकि लेजिटिमेट आउटपुट आपको प्राप्त हो सके। अब जब भी आप कोई डेटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिथम बनाते हो तो उसके कुछ फिक्स प्रोसेस होता है, उसका स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होता है कि कैसे आपकी एल्गोरिथम बनती है। सबसे पहले आपको जब भी एल्गोरिथम बनाना शुरू करते हो तो आपको समझना चाहिए कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या,
प्रॉब्लम को जब आप पूरी तरह अच्छी तरह से समझ जाते हो तो आप डिसाइड करते हो कि कंप्यूटेशनल मीन्स क्या होंगे, यानी कौन से सिस्टम पे चलाओगे, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हो, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने तो फिर सारे आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली कौन कौन सी वैल्यूज़ और कौन कौन से इनपुट होंगे, एल्गोरिथम की डिज़ाइन टेक्निक क्या होगी, उस सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद में हम डिज़ाइन करते हैं एल्गोरिथम्स को। एक बार एल्गोरिथम आपने डिज़ाइन कर दी, फिर आप प्रूफ करते हो कि वो करेक्ट है या नहीं है, यानी हम चेक करते हैं कि पर्टिकुलर इनपुट के लिए पर्टिकुलर आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर करेक्टनेस सही नहीं मिलती है आपको, सही आपको लगता है कि करेक्ट नहीं है, तो आप वापस से ऊपर जा सकते हो, वापस से अपने कंप्यूटेशनल मीन्स और ये सब डिसाइड कर सकते हो और अपनी इस स्टेप पे भी जा सकते हो। इन दोनों स्टेप में से भी जहाँ पे भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है, उन दोनों स्टेप्स पे वापस से ऊपर से जाते हो और फिर से प्रोसीजर शुरू करते हो। अगर आपको लगता है कि आपका करेक्ट है आपकी एल्गोरिथम, तो अब आप नीचे चलते हो और फिर अब उस एल्गोरिथम को एनालाइज करते हो, वट एवर द सिस्टम। आप चाहे तो पोस्टीरियर एनालिसिस ले रहे हो या प्राइमरी एनालिसिस ले रहे हो, लेकिन एनालाइज करना जरूरी है। एनालाइज करने के बाद में हो सकता है कि फिर आपके रिजल्ट सही नहीं आ रहे हों, या आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा लग रही हो आपको कि बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, तो फिर आप ऊपर जाओगे और फिर इन दोनों स्टेप्स में से किसी एक स्टेप जाके वापस से सारा काम शुरू करोगे। एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, एल्गोरिथम करेक्ट भी है, एल्गोरिथम का एनालिसिस भी मैंने कर लिया और मुझे जितना का टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम चाहिए थी उतनी मुझे मिल गई है, वर्क इज ओके, एल्गोरिथम सही है, तब उस प्रोग्राम की एल्गोरिथम का कोड करते हो मतलब इम्प्लीमेंट करते हो। तो ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम डिजाइनिंग का प्रोसेस होता है जो फॉलो किया जाता है प्रोग्रामर्स के थ्रू। अब इसके बाद आता है कि व्हाट इज इसकी ये सारे अपने एक एक जो स्टेप्स है उनकी बात कर रहे हैं हम, एक एक को समझने की कोशिश करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम कंप्लीटली। सबसे पहला स्टेप है आपकी डिजाइनिंग ऑफ एल्गोरिथम का कि आप प्रॉब्लम को समझो। कैसे प्रॉब्लम को समझें कि हम रीड द प्रॉब्लम्स डिस्क्रिप्शन केयरफुली, जो भी प्रॉब्लम दी गई उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद समझिए कि क्या आपकी प्रॉब्लम है जिसके लिए एल्गोरिथम बनानी है। अगर हमने पढ़ाई नहीं, प्रॉब्लम कुछ और थी, हमने कुछ और समझा और बना कुछ और ही दिया, तो गलत हो जाएगा आपका सारा का सारा जो मेहनत है आपने वो सारी खराब हो जाएगी। आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट्स क्लियर करना इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अगर डाउट क्लियर नहीं करोगे तो एल्गोरिथम गलत बनाओगे और उस बेसिस पे फिर रिजल्ट गलत आएंगे बाद में जाके। तो इट्स बेटर कि आप यहीं पे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो अपने कस्टमर्स के साथ। डू अ फ्यू स्मॉल एग्जाम्पल्स बाय हैंड। और एल्गोरिथम बनाने से पहले अगर आपने उस तरह की कोई एल्गोरिथम या उस तरह का कोई काम नहीं किया है, उस तरह की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है, तो एक दो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बाय हैंड अपने सॉल्व करके देखिए कि क्या सब कुछ सही है, क्या एल्गोरिथम्स रन कर रही हैं। बाय हैंड अगर सब कुछ ठीक होता है तभी आप आगे इम्प्लीमेंट करो प्रोग्राम में, वरना बहुत दिक्कत आ जाती है। तो आप पूरा का पूरा सिस्टम पूरा वापस से पूरा का पूरा काम रिपीट करना पड़ता है आपको। थिंक अबाउट स्पेशल केसेस। हर एल्गोरिथम के अंदर कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें वो अलग तरह से डिफरेंटली काम करती है। उन स्पेशल केसेस को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। मान लेते हैं एक एल्गोरिथम बनाई मैंने जिसमें हम लॉगिन पासवर्ड के लिए एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है, एल्गोरिथम बनाई है, जिसमें आप लॉगिन देते हो और पासवर्ड यूजर से लेते हो, और अगर पासवर्ड और लॉगिन सही है तभी आपका वेबसाइट का पेज खुलेगा। ये आपके एल्गोरिथम का पार्ट है, ये छोटी सी एल्गोरिथम बनानी है आपको। अब इसमें स्पेशल केस क्या होगा कि अगर मान लेते कि उसने आपका जो यूजर है उसने अपना पासवर्ड जो है वो स्मॉल में था, और अब जो उसने जब बनाया था अपना पासवर्ड तब वो स्मॉल में था और अब वो कैपिटल में डाल रहा है, तो कैसे चेक करोगे। और ये वही तरह का स्पेशल केस आ गया, क्योंकि आप तो ये अब कस्टमर भी ये मान के चलेगा कि मैंने तो पासवर्ड यही रखा था। मान लेते हैं hello 123 इसका पासवर्ड है, तो hello 123 स्मॉल में है, लेकिन वो अगर हो सकता है कि उसका कैप्स लॉक ऑन हो जाए, तो अब ये स्पेशल केस है। अब इस तरह से हर स्पेशल केस को आपको सोचना है और उस हिसाब से एल्गोरिथम को प्रिपेयर करना। तो सारे केसेस को कवर करना चाहिए आपकी एल्गोरिथम, तभी वो सही होगी, अदरवाइज कहीं ना कहीं जाके वो फेल हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। इफ़ यू फेल टू डू दिस, इनमें से कोई भी चीज़ आप करना भूल जाते हो या नहीं करते हो, योर एल्गोरिथम में वर्क करेक्टली फॉर द मेजर इनपुट्स में हो सकता है कि सुपरफिशियली जब आप रन करो तो सब कुछ सही चल रहा हो, बट क्रैश ऑन सम बाउंड्री वैल्यूज का मतलब कुछ स्पेशल केसेस के अंदर कुछ स्पेशल इनपुट्स के लिए वो हो सकता है कि आपकी जो एल्गोरिथम है वो क्रैश कर जाए, आपका सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाए। कोई भी ऐसा, अब जब कभी कभार फोन में आजकल बहुत सारे गेम्स बच्चे खेलते रहते हैं, तो हो सकता है ना कई बार कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है उसके ऊपर आप कहोगे कि मेरे फोन में तो मेरा ये वाला गेम चलता ही नहीं, बार बार क्रैश हो जाता है, क्योंकि आपके प्रोग्राम्स की कुछ हो सकता है सेटिंग्स ऐसी हो, वो उसके लिए एक स्पेशल केस है, उसके लिए एक बाउंड्री वैल्यू बन गई उस गेम के लिए, आपके ही मोबाइल में नहीं चल पा रहा, बाकी लोग उसको खेलते हो।
तो इस तरह से कभी कभी कुछ बाउंड्री वैल्यूज होती हैं जिन पे आपके एल्गोरिथम्स क्रैश हो जाती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए इनका। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, प्रॉब्लम को समझते हुए फिर एल्गोरिथम बनाई जाती है। रिमेंबर दैट अ करेक्ट एल्गोरिथम इज नॉट वन दैट वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसी कोई एल्गोरिथम वो करेक्ट एल्गोरिथम नहीं होती है जो हमेशा सही चलती रहे, मोस्ट ऑफ द टाइम सही चले। बट वन कौन सी एल्गोरिथम सही होती है? वन दैट वर्क्स करेक्टली फॉर ऑल लेजिटिमेट इनपुट। जितने लेजिटिमेट, जितने लीगल इनपुट्स हैं उनके लिए, सबके लिए उसको हमेशा सही चलना ही होगा, तब वो करेक्ट एल्गोरिथम कहलाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम चल रही है लेकिन कभी कभी क्रैश हो रही है, वो एल्गोरिथम सही नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा आता है असर्टिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटेशनल डिवाइस। अब जब एल्गोरिथम बनाते हो तो सबसे बड़ी चीज़ हमने सेकंड स्टेप में कहा था ना कि हम डिवाइस कंप्यूटेशनल मीन्स पथ की बात करेंगे और डिसाइड करेंगे। तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एल्गोरिथम्स इन यूज टुडे, आज ज़्यादातर जितनी भी एल्गोरिथम्स होती है दे आर प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर्स क्लोजली रिजेंबल वॉन न्यूमॉन मशीन। हमारी जो मशीन्स अभी चल रही हैं, हम जो यूज़ करते हैं, वो वॉन न्यूमॉन मशीन पे बेस्ड होती हैं, जिसे वॉन न्यूमॉन ने 1903 से 1957 में थे, रिसर्च साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन कोलैबोरेशन विद गोल्डस्टाइन बनाया था। अब देखिए 1946 में बनाया गया था और तब से मशीन्स चल रही हैं, तो ये मान के चला जाता है कि आप जो एल्गोरिथम बना रहे हो वो इसके ऊपर बेस्ड है। अगर आप किसी डिफरेंट मशीन पे काम करना चाहते हो तो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, तो वो आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। इसी तरह से ये जो अपनी सिस्टम्स हैं वो रैंडम एक्सेस मशीन्स हैं। रैंडम एक्सेस मशीन्स का मतलब होता है जितने भी आप इसको इंस्ट्रक्शंस दोगे, दे आर डिजाइन टू एक्सिक्यूटेड लाइक वन बाय वन। जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपके मशीन्स के अंदर, वो रैंडम एक्सेस मशीन्स हैं और वन बाय वन सीक्वेंशियली आपकी एल्गोरिथम्स रन कर रही हैं वन बाय वन। तो ये हम बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि आपकी एल्गोरिथम्स वन बाय वन रन कर रही है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आपका वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो अगर आपने 4 इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो पहला फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रन होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ। रैंडमली कोई भी सीक्वेंस चूज नहीं होता आपके एल्गोरिथम में, लेकिन हमारी मशीन्स रैंडम हैं, तो हम मशीन्स को रैंडम करवा सकते हैं। तो हो सकता है कि आप बनाना चाहो अपनी रैंडम की जगह पैरेलल एल्गोरिथम्स। अगर आपकी मशीन्स क्योंकि रैंडम है तो आप पैरेलल एल्गोरिथम्स बना सकते हो, जिसमें क्या होगा कि एक T1 टाइम पे, अगर आप इसमें देखो तो एक ही टाइम पे नहीं रन हो रही है, T1 टाइम पे ये रन हो रही है, T2 टाइम पे सेकंड वाली, थर्ड स्टेप T3 टाइम पे, और T4 टाइम पे, फोर्थ टाइम पे लास्ट वाली रन हो रहा है। लेकिन अगर आप पैरेलल एल्गोरिथम्स की बात करो, पैरेलल के अंदर कुछ सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टेप्स जो होते हैं वो एक साथ एक ही टाइम पे, ये भी T1 टाइम पे रन होगा और ये भी T1 टाइम पे रन होगा, इसी तरह से ये भी T1 टाइम पे रन होगा और ये भी फोर्थ वाला T2 टाइम, सॉरी T1 T2 दोनों T2 टाइम पे रन हो रहे हैं। तो इस तरह से इस तरह की जो एल्गोरिथम होती है वो पैरेलल एल्गोरिथम होती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि आप सीक्वेंशियल एल्गोरिथम्स बना रहे हो, और कंप्यूटर जो होता है स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल एल्गोरिथम ही बनाता है। अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपके पास या आप चाहते हो कि पैरेलल सॉल्यूशन दो, तो उसके लिए आपको डिफरेंट तरीके से काम करना पड़ेगा और एल्गोरिथम भी डिफरेंट तरीके से बनानी पड़ेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना होता है कि आप किस तरह की प्रॉब्लम्स यूज कर रहे हो, पैरेलल और सीक्वेंशियल। चूजिंग बिटवीन एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप किस तरह की एल्गोरिथम बना रहे हो, एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट एल्गोरिथम है, आपकी प्रॉब्लम को एग्जैक्टली सॉल्व करना है या अप्रोक्सीमेट सॉल्व करना है, ये भी डिफरेंट होता है। तो ये भी आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल डिसीजन क्या लेना होता है, एग्जैक्ट एल्गोरिथम है आपकी या अप्रोक्सीमेट एल्गोरिथम है। एग्जैक्ट का मतलब वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन देगी। अब मान लेते कि मैं रास्ता ढूंढ रही हूँ और मुझे अपने घर तक पहुंचना है, तो वो अगर मैंने एल्गोरिथम बना रखी है और मेरे घर के पीछे की तरफ रोक देता है मुझे, अगर कोई मैपिंग की एल्गोरिथम है मैंने बना रखी है और वो मुझे पाथ दिखाता है, जिस भी लोकेशन में मैं हूँ वहां से मुझे वो मेरे घर के आसपास छोड़ देगा चारों ओर किसी भी डायरेक्शन में, तो वो जो लोकेशन है वो अप्रोक्सीमेट एल्गोरिथम हो जाएगी, क्योंकि वो मुझे एग्जैक्टली मेरे घर के दरवाजे के बाहर नहीं छोड़ रहा। तो पर मेरा जो केस है, अभी जो मेरी प्रॉब्लम मैंने आपसे डिस्कस की कि मुझे मेरे घर तक पहुंचना है, तो वो मेरे घर के पीछे भी मुझे छोड़ देगा। अगर मेरी एल्गोरिथम मुझे मेरे घर के पीछे तक भी पहुंचा देती है तो इट इज़ ओके फॉर मी। तो ये जो प्रॉब्लम है वो अप्रोक्सीमेट एल्गोरिथम से सॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कि मुझे स्पेस को मार्स पे पहुंचाना है, अब वो वहाँ पे मार्स के आसपास के किसी प्लैनेट पे मुझे छोड़ दे, तो ऐसी कंडीशन में अब तो फिर उस कंडीशन में वो एल्गोरिथम अप्रोक्सीमेट एल्गोरिथम को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशंस जो होती हैं, साइंटिफिक प्रॉब्लम जो होती है, वहाँ पे तो एग्जैक्ट एल्गोरिथम चाहिए हमें। तो
अलग अलग प्रॉब्लम जो होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनमें एग्जैक्ट हमें रिजल्ट्स चाहिए होते हैं और कुछ होती हैं जिनमें अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो हमें डिसाइड करना होता है जब हम प्रोग्राम बनाते हैं या एल्गोरिथम बनाते हैं कि वो हमारी जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे चाहिए हमें, एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट। इसी के साथ साथ बहुत सारी एल्गोरिथम डिजाइनिंग की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। इन डिजाइनिंग एल्गोरिथम डिजाइनिंग टेक्निक्स को पैराडिग्म कहते हैं, पैराडाइम या फिर स्ट्रैटेजीज कहते हैं, एल्गोरिथम डिजाइनिंग स्ट्रैटेजीज। तो बहुत सारी अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज हैं। तो ये भी हमें डिसाइड करना होता है कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं एज पर द प्रॉब्लम। अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज अगर आप यूज करते हो तो वो ज़्यादा ईजी हो जाती हैं और आपकी स्पीड जो होती है वो प्रोग्राम की बढ़ जाती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, कई बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। तो आपको ये भी डिसाइड करना होता है कि आपकी एल्गोरिथम जो है उसमें कौन सी एल्गोरिथमिक डिजाइनिंग टेक्निक आप यूज करने वाले हो। तो ये भी आपके डिसीजन का एक पैरामीटर होता है इनिशियली एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले। अब आता है पार्ट कि जब आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया, आपने प्रॉब्लम को समझ लिया, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप डिजाइन करो अपनी एल्गोरिथम को। और जब आप एल्गोरिथम डिजाइन करते हो तो वहां पे रोल आता है डेटा स्ट्रक्चर का। एक बार एल्गोरिथम डिजाइन हो गई तो अब इसमें साथ साथ आता है, अब इसको आप डेटा स्ट्रक्चर वर्ड से अलग नहीं कर सकते। एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर एक साथ चलेंगे जब आप इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पे आते हो। क्यों? क्योंकि ये वर्थ एंड ने एक बुक दी थी, एल्गोरिथम्स प्लस डेटा स्ट्रक्चर इक्वल्स टू प्रोग्राम्स। एक्चुअली ये जो हम लिख रहे हैं ना इक्वेशन, ये अपने आप में बहुत कुछ समझा रही है। ये बता रही है कि जब आप कोई एल्गोरिथम बना लेते हो और इस एल्गोरिथम को आप प्रोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्योंकि प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे सॉफ्टवेयर तो तभी होगा, सॉफ्टवेयर तो प्रोग्राम ही होता है। तो आपने थियोरेटिकली कोई एल्गोरिथम बनाई है, उसे आप रन कराना चाहते हो, प्रोग्राम बनाना चाहते हो, एक्चुअली आप काम करना चाहते हो। तो जब एल्गोरिथम प्रोग्राम में रन होगी तो वो अकेले काम नहीं कर सकती। एल्गोरिथम को प्रोग्राम बनाने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो अकेला एल्गोरिथम प्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं हो सकता, अकेला डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम नहीं बना सकता। एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर दोनों मिलके एक साथ प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज एल्गोरिथम, कौन से एल्गोरिथम है और कौन से पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर्स आप यूज़ करोगे। सही एल्गोरिथम के साथ जब सही डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करे जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा एफिशिएंट प्रोग्राम बन सकता है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है और इसीलिए हम डेटा स्ट्रक्चर का हमारा पेपर है और उसके साथ साथ ही हम एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हैं। हम सूडो कोड फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं। आप अभी तक सोच रहे होंगे कि वाई मैम इज एम्फेसिस ऑन फ्लो चार्ट एंड डिजाइनिंग ऑफ एल्गोरिथम यूजिंग सूडो कोड, और एल्गोरिथम आ ही कहाँ से गया, क्योंकि हम तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले थे। तो डेटा स्ट्रक्चर अकेला कुछ नहीं कर सकता। अब डेटा स्ट्रक्चर को भी जब तक एल्गोरिथम नहीं होगी, किस तरह की एल्गोरिथम के साथ कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सूट हो रहा है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए एज अ गुड प्रोग्रामर। सो मेथड्स आपको पता है कि एल्गोरिथम हम कैसे बनाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। और जब आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम दोनों सही से आ जाएंगे तो आप प्रोग्राम्स बना सकते हो जो एफिशिएंट हो, अच्छे हो, कम कॉम्प्लेक्सिटी की हो, अच्छी कम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो, उनकी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो। और इसकी बात हम डिस्कशन कर चुके हैं कि मेथड्स कौन कौन से हैं एल्गोरिथम बनाने के। तो एल्गोरिथम बनाना आपको हमने सिखाया है आगे वाली स्लाइड्स में कि सूडो कोड और फ्लो चार्ट, इन दोनों के थ्रू हम बना सकते हैं एल्गोरिथम्स को। अब रही बात डेटा स्ट्रक्चर की, तो वो तो हमारा पूरा पेपर ही पढ़ना है हमको। तो अब आगे चलते हैं, प्रूविंग एन एल्गोरिथम्स करेक्टनेस। तो यहाँ तक अब हमारा क्या हो गया, एल्गोरिथम बन चुकी है। अब बनने के बाद करेक्टनेस कैसे पता चले कि एल्गोरिथम सही है या नहीं। हमने बात की थी ना, करेक्ट होगी तभी हम आगे बढ़ते हैं, वरना आगे नहीं बढ़ते हैं। तो हमारा जो स्टेप था उसमें एक स्टेप जो था वो करेक्टनेस का भी था। मैं पीछे जा रही हूँ अभी। ये देखिए हमारा प्रूफ करेक्टनेस, आप करेक्ट है या नहीं है ये पता करना पड़ेगा कि मेरी एल्गोरिथम सही है या नहीं है। उसके बाद तो एनालिसिस करते हैं हम। तो कैसे पता चले कि आपकी एल्गोरिथम सही है, करेक्ट है या नहीं है। So algorithm, if the algorithm yields a required result for every legitimate input in a finite amount of time, तब वो करेक्ट कहलाएगी। बहुत सारी चीजें इसने एक ही लाइन में कह दी गई हैं। इस एक लाइन क्या कह रही है देखो, तो एल्गोरिथम यील्ड्स अ रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो एल्गोरिथम जो होना चाहिए उसको सही रिजल्ट देना चाहिए, सही आउटपुट देना चाहिए। फॉर एवरी लेजिटिमेट इनपुट, सही रिजल्ट हर लेजिटिमेट इनपुट के साथ सही रिजल्ट होना चाहिए। और फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में भी देना चाहिए। ऐसा नहीं इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ फिक्स टाइम होना चाहिए, हम मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट कर पाएँ उस टाइम को। तो इन सारी चीज़ें अगर सब सही हैं तब उस कंडीशन में कहेंगे कि हमारी एल्गोरिथम सही है, करेक्ट है।
अब इन ये कोट एंड कोट है, एक कोटेशन है, उसको मैं पढ़ रही हूँ, जरा सपोज आप ध्यान से सुनिए. इट माइट बी वर्थ मेंशनिंग दैट ऑल्दो ट्रेसिंग द एल्गोरिथम्स परफॉर्मेंस फॉर अ फ्यू स्पेसिफिक इनपुट्स कैन बी वेरी वर्थवाइल एक्टिविटी, it cannot prove the algorithm's correctness कंक्लूसिवली. मान लेते कि मैंने कुछ एल्गोरिथम बना दी कोई, और वो कुछ इनपुट्स के लिए सही काम कर रही है, यहाँ कह सकते हैं बहुत सारे इनपुट्स के लिए बिल्कुल सही काम कर रही थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि एल्गोरिथम सही है. ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इसलिए इसको ग्रीन कलर में कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. बट इन ऑर्डर टू शो दैट एन एल्गोरिथम इज इनकरेक्ट, मान लेते कि हमने 1000 बार, 1000 बार, 1000 टाइम्स हमने किसी एल्गोरिथम को रन करा के देखा और वो उन 1000 इनपुट्स के लिए बिल्कुल सही चल रही है. लेकिन अगर एक इनपुट के लिए, केवल 1001वें इनपुट के लिए अगर उस एक इंस्टेंस के लिए अगर एल्गोरिथम फेल हो जाती, तो वो एल्गोरिथम फेल कहलाई जाएगी, चाहे वो उस ऊपर वाले जो अपने इससे पहले 1000 बार रन किया था और वो सही था, उसे कोई मायने नहीं रह जाएंगे. तो एल्गोरिथम जो होती है वो डिपेंड करती है कि आप चाहे कितनी बार रन कर रही हो, लेकिन एक भी इनपुट के लिए फेल हो गई, वो क्रैश हो गई, तो वो क्रैश मानी जाएगी. तो कितनी मेहनत आपकी खत्म हो जाएगी अगर आप ढंग से एल्गोरिथम नहीं बनाते, तो आपको पूरा प्रोग्राम फेल माना जाएगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान में रखिएगा. इसी तरह से एक बार आपने करेक्टनेस देख ली, यानी आपके पर्टिकुलर सारे लेजिटिमेट इनपुट्स के लिए लेजिटिमेट आउटपुट आ रहा है, फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में आ रहा है, तो सारे इनपुट्स के लिए अगर सब कुछ सही है, देन अब योर एल्गोरिथम इज करेक्ट. तो हम आगे फिर अब आगे चलेंगे कि कैसे हम एनालाइज करें एल्गोरिथम को. एनालाइज करने के लिए दो बातें होती हैं. पहली चीज तो एनालाइज करने के लिए ये फीचर्स हैं एल्गोरिथम के, कि अब दो चीज़ें तो ये तो बहुत इजी हैं, आपको समझ में आ जाएगी कि एल्गोरिथम शुड बी सिंपल, जो आसानी से समझी जा सके. हम बार बार यही बात करते हैं. इसके अलावा हमने बात की थी एल्गोरिथम इज जनरल, अलग अलग इनपुट्स के लिए अलग, बार बार हमें एल्गोरिथम नहीं बनानी पड़े. जैसे प्लस का ही सिंबल है, प्लस दोनों काम करता है, स्ट्रिंग को भी कंकैटिनेट करने का काम भी कर रहा है, और अगर आप उसको न्यूमेरिक इनपुट दे रहे हो तो प्लस करने का काम कर रहे हो, तो जनरलिटी हो जाए उसके अंदर, तो वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी एल्गोरिथम. ये तो चलो ठीक है, बट एफिशिएंसी कैसे निकालें? एल्गोरिथम एनालाइज किया जाता है कि वो सिंपल है या नहीं है, जनरल है या नहीं है, और एफिशिएंट है या नहीं है. ये दोनों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है. तो ये दिस इज मेन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन एल्गोरिथम. और इसी बेसिस पे, इसी कैरेक्टरिस्टिक की, उसकी किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी कितनी है, उस पर डिसाइड किया जाता है कि एल्गोरिथम आपकी सेलेक्ट होगी या नहीं होगी फर्दर प्रोग्राम बनाने के लिए. तो एल्गोरिथम की एफिशिएंसी कैसे देखी जाती है? दो तरह की एफिशिएंसी होती है किसी भी प्रोग्राम की, किसी एल्गोरिथम की. टाइम की एफिशिएंसी या स्पेस एफिशिएंसी. कॉम्प्लेक्सिटी ही है एक तरह से. तो टाइम एफिशिएंसी का मतलब कोई एल्गोरिथम कब टाइम एफिशिएंट मानी जाएगी, जब वो कम से कम टाइम ले, यानी फास्ट हो. और कोई एल्गोरिथम कब स्पेस एफिशिएंट मानी जाएगी, जब वो कम से कम मेमोरी ले, यानी एक्स्ट्रा मेमोरी को यूज ना करे, कम से कम मेमोरी को उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो. आगे इसके बाद जब एक बार एल्गोरिथम एनालाइज हो जाती है, आप एक एल्गोरिथम को सेलेक्ट कर लोगे कि ये मेरी एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम को आपको कोड करना होगा. कोड करते समय भी कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है. क्या ध्यान रखना पड़ता है? कुछ ट्रिक्स हैं कोड ट्यूनिंग के लिए, तो वो कुछ ट्रिक्स हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं. इसके अलावा एक लाइन लिखी हुई है जिसे मैं पढ़ रही हूँ पहले. एन इनएफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन कैन डिमिनिश योर एल्गोरिथम्स पावर. अगर आपकी एल्गोरिथम में पावर है, आपकी एल्गोरिथम बहुत अच्छी है, इतनी सारी चीज़ें आप करके एनालाइज करके करेक्टनेस चेक करके आप यहाँ तक पहुँचे, आपने एक एल्गोरिथम सेलेक्ट कर ली, लेकिन अगर उसका अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, प्रोग्रामर सही नहीं है और प्रोग्राम सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसके साथ डेटा स्ट्रक्चर सही नहीं यूज़ किया गया, तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा. आपकी एल्गोरिथम फिर भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी. तो इस कंडीशन में कभी कभी कुछ कंपाइलर जो होते हैं वो कोड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और इसको अलग अलग तरह से रन कराने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि कम से कम आपकी टाइम लगे, कम से कम स्पेस आपकी प्रोग्राम को रन करते समय लगे. लेकिन फिर भी कुछ कोडिंग के समय भी कुछ कोड को ट्यून करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड ट्रिक्स जो हैं वो क्या हैं वो देख लेते हैं. और बाकी जो अगर आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना है तो ये मैंने आपको रेफरेंस दिया है, इसमें आप पढ़ सकते हो. ये प्रोग्राम को ट्यून करने के लिए कुछ ट्रिक्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगी. स्टैंडर्ड ट्रिक्स जो हैं वो क्या है? कंप्यूटिंग अ लूप्स इनवेरिएंट आउटसाइड द लूप. आपके जो जितने भी लूप के अंदर कम से कम चीज़ें हों, और जो लूप से रिलेटेड चीज़ें नहीं हो बाहर की तरफ कंप्यूट करो, अंदर नहीं, क्योंकि लूप जो होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है. कलेक्टिंग कॉमन सब एक्सप्रेशंस एंड रिप्लेसिंग एक्सपेंसिव ऑपरेशंस बाय चीप वंस.
कुछ एक्सपेंसिव ऑपरेशन होते हैं, जैसे लूपिंग अपने आप में एक्सपेंसिव होता है, तो उससे चीप जो ऑपरेशन है उनसे चेंज कर लो। एनीवेज ये हमारे अभी प्रोग्राम अपने जो एरिया है, डेटा स्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड ज़्यादा नहीं है, इसको मैं स्किप कर रही हूँ। ये अगर आपको ज़्यादा डिटेल पढ़नी है तो आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको रेफरेंस नीचे दे दिया है मैंने। अब आता है एल्गोरिथम कि एफिशिएंसी कैसे निकाली जाए, कैसे एल्गोरिथम एनालिसिस किया जाए, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।